गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे बच्चों नमक पाठ। कक्षा 12वीं में रज़िया सज्जाद ज़हीर द्वारा रचित नमक पाठ। इस पाठ में बच्चों रज़िया सज्जाद ज़हीर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में बताया है। तो पाठ से पहले हम पढ़ते हैं लेखिका के बारे में। इनका जन्म हुआ 15 फरवरी 1917 अजमेर में, राजस्थान में, जो कि इनके प्रमुख रचनाएं रहीं जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है। सम्मान इनको मिले सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। इनका निधन हुआ 18 दिसंबर सन 1979। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है। हमारा लिखना ही हमें ज़िंदा रखता है। रज़िया सज्जाद ज़हीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सृजन के साथ साथ उन्होंने अन्य कई भाषाओं से उर्दू में पुस्तक के अनुवाद भी किए हैं। रज़िया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का प्रयास भी सफल मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। रज़िया सज्जाद ज़हीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। अब कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए, जिसे कि ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। अब राष्ट्रीय राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी यह कथन बहुत ही सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी तो सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, कि ख़त्म होने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? तो बच्चों चलिए अब पढ़ते हम नमक पाठ। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी, किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। यहाँ एक पात्र है बच्चों, उसका नाम है सफ़िया, और सफ़िया एक सिख बीबी को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि उस सिख बीबी की जो शक्ल सूरत है वो बिल्कुल हूबहू उसकी माँ के जैसी थी, उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली किताब हो,
वैसे ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुर्रम में ओढ़ा करती थी, वैसा ही दुपट्टा तक भी उसकी उस सिख बीबी ने उसकी माँ की तरह से ओढ़ रखा था। और जैसे ही सफ़िया ने उन सिख बीबी को देखा तो उसको अपनी माँ की याद हो आई। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनते ही उठकर साफ़िया बीबी के पास आ बैठी और उन्हें बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने, नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे से के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन हो रहा था। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफ़िया ने एक दो बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो यहाँ अब हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर की बहुत याद आती है। हमारा वतन भी तो लाहौर ही है जी। हाँ, अब सफ़िया बीबी ने कहा कि हमारा वतन तो लाहौर ही है जी। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधियाँ आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया ने सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफ़िया ने धीरे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिएगा। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूँ गुजर गए कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, बस उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर देते। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत हुई कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ लिए आ रहा है। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्या करें, कैसे लेकर जाएं, एक समस्या थी। और सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। अब सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। उसने सोचा कि वह राय ठीक दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और और आप नमक का करेंगी क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। देखिए यहाँ पर बहन भाइयों का किस तरह से वार्तालाप हो रहा है। एक भाई अपनी बहन को कह रहा है कि आप लोगों के हिस्से में तो हमसे कहीं ज़्यादा नमक आया है। यानी कि बहन जो है अब वो हिंदुस्तान में और भाई जो है पाकिस्तान में है, एक सरहद उनके बीच में है। तो यहाँ पर एक भाई ने अपनी बहन से कहा है कि आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यहीं से मंगवाया है। अब भाई भी हैरान होता है कि माँ को तो गए भी कितने साल हो चुके हैं, उनका तो स्वर्गवास हुए भी कितने साल हो चुके हैं, और आज माँ ने मंगवाया है, इसका मतलब क्या है? भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र है? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। ज़रा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसे निकल आई तो आपके सामान की चिंदी बिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। हाँ, अगर एक भी चीज़ ऐसी गैर कानूनी मिली तो आपके सामान को बहुत बुरी तरीके से बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं कोई चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के ले जाऊंगी, मैं तो जता कर ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। मतलब कानून भी तो कोई चीज़ होती है, जब जो चीज़ गैर कानूनी है तो उसको आप नहीं ले जा सकेंगी, और अगर आप ले जा रही हैं तो ये आप बहुत गलत करेंगी। अरे फिर वही कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून के ही हुकूमत होते हैं? क्या सब कुछ कानून की ही चलती है? कुछ मोहब्बत, कुछ मुरव्वत, कुछ आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टमर वाले भी तो इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते, कि आपकी दो चार बातें आपसे सुनेंगे और आपको छोड़ देंगे, कि वो शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि ड्यूटी ना करें? एक तोहफ़ा है, वह भी चंद पैसों का, शौक़ से देख लें, कोई सोना चांदी तो है नहीं। अच्छा, स्मगलिंग की चीज़ तो कोई है नहीं, ब्लैक मार्केट का माल तो है नहीं। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, अदीब यानी कि औरत। अब औरतों से बहस करना कोई आसान बात नहीं समझते लोग। तो अब आप अदीब जो ठहरी, और अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ज़रूर घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ
कि आप ले जा नहीं पाएंगी और बदनाम हो जाएंगी वो मुफ्त में, और बदनामी हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती ही कितना है। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने न जाने पर हमने कस्टम वालों को जाने या न जाने पर हम इंसानों को थोड़ा बहुत ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो दुनिया कुछ और ही होती, कुछ बेहतर होती। भैया, उन्होंने अपने भाई को कहा कि सभी औरतों का दिमाग अगर सभी लोगों का दिमाग अगर हम औरतों की तरह होता तो ये दुनिया की सूरत ही कुछ और होती। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगली रोज़ 2 बजे दिन को उसने रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। अब कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे समेट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, और एक तोहफा, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया जो फल था, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी तरफ थी वह नमक की पुड़िया। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी होने लगी थी। नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में न जाने दिया तो? मजबूरी है, छोड़ देंगे, लेकिन इससे उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके जुटलाने के क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनों की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो? इतने कीनों के ढेर में भला इसे कौन देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यह सब ठीक ही है, देखा जाएगा। अब वो क्या करती है कि फलों की टोकरी में कीनों के बीच में उस नमक के पैकेट को रखती है। उससे कीनू कालीन पर उलट दिए। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे की कब्र खोद ली हो और उसे गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी, फिर पुड़िया को ताकती रही और फिर उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वे अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर जिसमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजरता हुआ चला जाता था। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती क्या? वरना यह अपना दिल चीर कर उसमें नमक छिपा लेती। ये है एक माँ से किया हुआ वादा और उसको निभाने की तरकीब। तो उसमें नमक जो वो अपनी रान को चीर कर छिपा लेती, उसने एक आह भरी। फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने अपने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सामने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से, कभी किसी दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह था पाकिस्तान। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी। उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? उन सब के लिए और साफिया के बीच में एक सरहद थी, बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल के पहले तो वहाँ आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता है कि कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे की दूधियाँ आंचल दिखाई देने लगा जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस है, हम यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उन रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवाएं, उस हवा में रची हुई मौलसीरी की खुशबू
और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान, सिर झुकाए चुपचाप उदास, जैसे दो बेजान परछाइयाँ हों। तुम तो कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसके हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़े थे। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उनके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाह जमाई है, सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानते हैं कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो इसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला बदल लिया। मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ जा रहा था तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम ऑफिसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे में सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर फिर उसे गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की ही मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर ही आए हैं। और आपको तो शायद इधर आए, जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। साफिया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उससे सब कुछ बता दिया। उसने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बात खत्म हुई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद साफिया के बैग में रख दिया। बैग साफिया को देते हुए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। देखिए बेटा, अपना वतन तो अपना ही वतन होता है। अब इसने, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, क्योंकि मेरा वतन तो जो है वो दिल्ली है। और उस खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार हसरत भरी नज़रों से, बहते हुए आंसुओं से, ठंडी सांसों और भिजे हुए होंठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक जवान थी, एक जैसी सूरतें थी, एक जैसे लिबास थे, एक जैसा लबो लहजा था और एक जैसे अंदाज थे। गालियाँ भी लगभग एक जैसी ही थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। क्या बात है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि इंसान सब एक जैसे थे, उनका लहजा भी एक जैसा था, उनकी सूरत भी एक जैसी थी, उनकी ज़मीन भी एक जैसी थी, यहाँ तक कि दोनों की गालियाँ देने का तरीका भी एक जैसा था। एक दूसरे को वो प्यार भरी गालियों तक से भी नवाज रहे थे। सिर्फ मुश्किल थी तो इतनी थी कि दोनों के हाथों में बंदूकें जो हैं वो भरी हुई थी और अड़ी हुई थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामने सामान की जांच कर उनके डिब्बों में सामान भर रहे थे। उनके डिब्बों में उनके सामने ही उनके सामान की जांच कर रहे थे फर्स्ट क्लास वाले जो ऑफिसर थे वो। अब साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था तो उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी तो जो बातचीत
और सूरत से बंगाली लगते थे, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। अब सफ़िया ने वहाँ पर भी कहा कि देखिए मेरे पास थोड़ा सा नमक है। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते हुए, झिझकते हुए, हिचकते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगे। बात पूरी हुई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उस कमरे में अंदर घुसे। सफ़िया दखल होते हुए हिचकिचाई थोड़ा। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज़ पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी कि अब क्या होगा। 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज़ की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी, जो टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेज़ी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ ढाका 1946। तो आप ईस्ट बंगाल के हैं? अब सफ़िया ने कहा, तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ था तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते थे। जिस दिन हम यहाँ रात को आ रहे थे, उससे ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता में रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहे। वतन? सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मान कर कहा, क्योंकि वो 2-3 बार उनको बता चुके थे और शायद ना याद रहने की वजह से वो थोड़ा सा नाराज़गी सी दिखाते हैं कि मैंने आपको कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। हाँ हाँ, ठीक है। सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी लोग गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और ख़ुद एक बड़ा सा घूंट भर कर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, पर नमक यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ के डाब की बात ही कुछ और है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और ख़ुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल के पार चढ़ गई या पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास से वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, जो कस्टम के इस पार है या उस पार। अब सफ़िया सिर्फ यही सोच रही थी, कोई हिंदुस्तान में है, कोई पाकिस्तान में है, किसका वतन कहाँ है। किसी का वतन ढाका है तो किसी का हिंदुस्तान है, किसी का दिल्ली है।